प्यारे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आप लोगों के लिए 2021-22 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, जिसका सॉल्यूशन देखेंगे हम हिंदी विषय का। और आपका जो 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 रहेगा पूर्णांक। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले मैंने आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 10th की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा कि आपसे सही विकल्प चुनने हैं आपको। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं, तो वो कौन है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निबंध के प्रमुख तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था। तो मेरे हिसाब से निबंध के जो 100% श्योरिटी के साथ मेरे हिसाब से तीन जो मुख्य तत्व होते हैं, जो कि है भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। ठीक है, अगर आपके दृष्टि से कोई ऐसा लगता है कि इसमें से और ऑप्शन हो सकता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले क्वेश्चंस में अच्छा, आप अपने टीचर से भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। आप अपने स्कूल टीचर से इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछें, और आप आंसर में हमें, अगर हमारा आंसर सही है तो आप ज़रूर बोलें कि यस, यस 3 होंगे। ठीक है, बाकी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो बाद सब पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आया है आपका हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मेला आंचल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा, मेला आंचल। तो बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, काव्य के भेद हैं। तो काव्य के दो भेद हैं, एक दृश्य और दूसरा श्रव्य। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, रस के अंग होते हैं। तो 4 अंग होते हैं रस के, और पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है आपका विभाव, फिर अनुभाव और फिर संचारी भाव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, समास के भेद हैं। तो समास के कुल 6 भेद हैं, आपको सभी को पता होगा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और उसके बाद में आपका बहुब्रीहि समास। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, और शब्द चुन करके आपको लिखने हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं, इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देख लेना, ताकि आपको पीडीएफ का जब पासवर्ड बताऊं तो आप पीडीएफ का पासवर्ड नोट कर लो। नहीं तो फिर आप बाद में आप कमेंट करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे कि सर पीडीएफ का पासवर्ड बताइए, तो हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। केवल व्हाट्सएप नंबर आपको पेपर सेंड करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन करवाना तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ छायावाद के प्रमुख आधार जो हैं वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा जय शंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद में सूरदास का जन्म सन खालिस्तान में माना जाता है, तो 1478 में माना जाता है। उसके बाद में सूरज कब निकलेगा, ये रचना की है, तो ये रचना स्वयं प्रकाश की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए खालिस्तान तैनात कर दिए गए थे। तो क्या तैनात कर दिए गए थे? तो तैयार किए गए थे अपने हथियारदार, जो पहरेदार होते हैं वो। तो हथियारबंद पहरेदार जो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक महाकाव्य है। तो साकेत जो है एक महाकाव्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का खालिस्तान अर्थ है, तो मूर्खों में अल्पज्ञानी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है। तो अधिक मारना होता है उसका मतलब, है ना। पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो देखिए पहला आपका अ पार्ट है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो यहाँ पर हम इसका अ ऑप्शन देखेंगे तो अ ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये कहानी संग्रह है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। तो ब वाला ऑप्शन आप चेक करेंगे तो ये वाला सही होगा। ये वाला होगा आपका ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। तो बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जॉर्ज पंचम की नाक। तो जॉर्ज पंचम की नाक से आप मैच करेंगे 100 ऑप्शन, और 100 ऑप्शन में आपका आ जाएगा आश्रित वाक्य। ठीक है, सॉरी, कमलेश्वर। ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया, मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये किससे आपका मैच करेगा? ये पड़ेगा आगे से, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कोटि पुलिस सम वचनु तुम्हारा पंक्ति में। अब यहाँ पे कौन सा है चीज ये पूछा गया है। तो यहाँ पर है अनुप्रास और उपमा अलंकार। उसके बाद में नेक्स्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं?
तो वो कहलाते हैं क्रिया विशेष। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे आंसर्स देख लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहली है, नई कविता का प्रारंभ किस सन को माना जाता है? तो ये माना जाता है 1954। उसके बाद में हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो उसे माना जाता है परीक्षा गुरु को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम आपको बताना है। तो गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद, इसमें से आपको सभी प्रश्नों को उत्तर देने, ध्यान रखना है। बाल गोविंद, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी और उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रिक छंद की परिभाषा आपको बतानी है। तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, रोला आदि। उसके बाद में फ पार्ट है, तुम तो कालू हान जून लावा। तुम तो कालू हाथ जून लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम आपको बताना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा आपको बतानी है। तो एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ निकलता है, जैसे अंबर, आकाश, अमृत और वस्त्र। ये सारे के सारे एक ही वर्ड हैं, लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग अर्थ निकल जाएंगे। ठीक है ना। और आपका इंग्लिश का जो है सॉल्यूशन बना दिया गया है, जैसा मैंने बताया आपको, इसी तरह से जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं। तो इंग्लिश का सॉल्यूशन बनाया गया, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं। नहीं तो इस तरह का आपका सॉल्यूशन जो है ये इंग्लिश का है, और इस तरह का आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा का पूरा पीडीएफ के रूप में दिया गया है। आप वीडियो देखेंगे तो पासवर्ड मिल जाएगा आपको, और पासवर्ड से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें पूछा गया आपसे, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द हमने देख लिया, इंग्लिश का सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया। आगे है हमारा सत्य असत्य। तो यहाँ पर है, प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हरिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को माने माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, नाटक विद्या में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया जाता है। तो ये असत्य है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद में आपका, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग नहीं है। तो ये सत्य है। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। तो नहीं, तारकेश्वर नाथ था। यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। उसके बाद में निपात शब्दों का प्रयोग वाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है। तो कौन से वाक्य को? ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर आपके अलग ना करने को पूरे करने को किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए असत्य है। यहाँ पे सही समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो भक्ति काल की भावना की प्रधानता जो है वो समूचे भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। यह भक्ति भावना मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में संपूर्ण भक्ति काल में प्रवाहित है। इस तरह से दूसरा हम कह सकते हैं, गुरु का महत्व। भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया है। सभी कवि यह मानकर चले कि गुरु के बिना कोई भी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। तो बाद में अथवा में है इसका, आप प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो बुद्धिवादिता की प्रधानता है इसमें, और एक निराशावादी की प्रधानता है। ठीक है, इसमें प्रगतिवादी कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है, इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर है निराशावाद की प्रधानता। तो इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा, हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णन किया है। उसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में है आपका, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कविराज ऋतु का शिल्प सौंदर्य आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पे निराले जी का लिख दिया है। निराला विद्रोही कवि थे, इसलिए उनके काव्य में भी विद्रोह के छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे छायावादी कवि थे, इसीलिए शिल्प की कोमलता उनकी कविता में कहीं न कहीं अवश्य बनी रहती थी। उनकी विशेषताओं के शिल्प में विद्यमान प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें भाषागत कोमलता है, शब्दों की मधुर योजना, लाक्षणिक प्रयोग,
संगीतात्मकता और चित्रात्मकता और उसके बाद में लोकगीतों जैसे भाषा और मुक्तचंद और अलंकार योजना, ये सब आपके जो हो जाएंगी इसकी विशेषताएं। इसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है। तो वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। दूसरा है, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरे को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। तो ये दो विशेषताएं हम इसमें लिख सकते हैं। आप अपने 2021-22 के प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं के पेपर्स जो है उत्तर के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 8469022568, लेकिन इस नंबर पे और कोई एक्स्ट्रा मैसेज ना करे, उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसका अथवा पाठ है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। या तो आप ये करिए जो मैंने बताया आपको पहला वाला, या फिर आप ये करिए। तो नौवां जो क्वेश्चन है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे आपको वीर रस की परिभाषा बतानी है। तो शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने और दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस का स्थायी भाव है, जिसकी पुष्टि होने पर वीर रस की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, है कि मुझे है और की तो क्या बात, तो बात क्या, कर मैं करता नहीं मामा, तथा निजी तात से ही युद्ध में डरता नहीं। इस तरह से ये उदाहरण थोड़ा आपका जो दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सत्यता की जो बात कही गई है, इसमें आपका एक मतलब एक वीरता, एक सत्यपन झलक रहा है। और यहाँ पे सुकुमार, यहाँ पे अमराज, सब कुछ शब्दों को यहाँ पे लिया गया है। इसके बाद में आते हैं, इसका स्पष्टीकरण समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, अभिमन्यु का ये कथन अपने साथी के प्रति है। इसमें कौरव, आलम्बन, अभिमन्यु, आश्चर्य और चक्रव्यूह की रचना, उद्दीपन तथा अभिमन्यु के वाक्य अनुभव हैं। गर्व और औत्सुक के हर्ष आदि का संचार भाव है। इन सभी के संयोग से विरस के निष्पत्ति हुई है। तो इस तरह से इसमें देखा, मैंने बताया आपको, जैसे कि सत्य है, यमराज है, इन सभी चीज़ों को जोड़ करके एक आपका जो वर्ड है, इस तरह से वीररस की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अथवा पाठ में महाकाव्य किसे कहते हैं, इस किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो अथवा में आप इस पाठ को छोड़ करके आप ये पाठ भी कर सकते थे। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप ये पाठ करें, या फिर अथवा में आप कर सकते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें लिखा गया है, जब प्राकृतिक वस्तुओं, जैसे यहाँ पे ये कैसे लिखा है, तो जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। तो समझ चुके होंगे आप परिभाषा से कि जो भी निर्जीव चीज़ें हैं उनके ऊपर हम कुछ ऐसा बल देते हैं कि वो सजीव लगती हैं, तो इस तरह से हम उसको सजीवों से तुलना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं, ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, तब ये मानवीकरण अलंकार होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे स्पष्ट की गई है। अतः उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो ये उदाहरण जो दी गई है, ये मानवीकरण करण अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई दो कहानियों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद का कथन है कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना या लेखन करना जो है उद्देश्य रहता है। जैसे कि कहानियां हैं बड़े घर की बेटी और बूढ़ी का की। अथवा में है, आप ये भी कर सकते हैं, आत्मकथा विद्या का परिचय देते हुए लेखक का नाम व उसकी रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे। 12वां क्वेश्चन है, लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की कोई दो
भाषागत विशेषताएं आपको लिखनी है, तो मन्नू भंडारी की भाषागत विशेषताएं यहाँ बताई गई है। मन्नू भंडारी की जो भाषा शैली थी वो सरल, सहज और स्वाभाविक भाव विभक्त में सक्षम है। उनकी रचनाओं में वो लचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त समास संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। उनके संवाद छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रासंगिक हैं। कहीं कहीं उनके कथन काव्यात्मक प्रतीत होते हैं। उनका वाक्य विन्यास, व्याकरण और सम्मत एवं सरल है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं, इन सब से यह सिद्ध होता है कि उनकी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया एक कहानी यह भी, आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का जो है प्रयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण रसोई को भटियार घर कहा कहकर संबोधित किया है। तो बाद में अथवा में है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना और काश, इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है और तुमने तो हद कर दी। तो इस तरह के वाक्य जो हैं इसमें आप देखोगे इन सभी चीज़ों का उपयोग मिलेगा। अथवा कह सकते हैं हम समास के प्रकारों के नाम आप बता सकते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो जब लेखक ने उस पत्थर को देखा जिस पर रेडियो धार्मिक किरणों की अमिट तस्वीर छप चुकी थी, तो उसे हिरोशिमा में बम वाली घटना की अनुभूति हुई। उस अनुभूति ने उसे हिरोशिमा का भोक्ता बना दिया था और लेखक के भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। अथवा में आप कर सकते हैं, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए, यत्न किए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें पूछा गया महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो महाकाव्य का कलेवर विशाल होता है जबकि खंड काव्य का आकार सीमित होता है। तो आप यहाँ पे कलेवर की जगह है आप आकार भी लिख सकते हैं। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपेण अंकन होता है और जबकि खंड काव्य में जीवन का एक कोई खंड का वितरण विवरण होता है। और महाकाव्य में श्रृंगार, वीर तथा शांत रस में से किसी एक की प्रधानता होती है, जबकि काव्य खंड में अनेक रूप असमग्र रूप से रहते हैं, यानी कि सब कुछ यूज किया जा सकता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी बात हो रही है। उसके बाद में अथवा में है, स्थायी भाव या संचारी भाव में कोई आपको 3 अंतर बताने हैं। उसके बाद में 17 नंबर जो क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो लोकोक्ति पूर्ण होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। तीसरा है, लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं है, जबकि मुहावरे किसी न किसी वाक्य के वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करते हैं। अथवा में है, विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं। तो एक तो है ये वाला आपका, जिसको आप देख रहे हो, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, ये वाला। इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर देने हैं। ये वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपसे पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक चुनना है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है ये बताना है, दाह और लालच शब्द के अर्थ आपको बताने हैं। या फिर आप अथवा वाला कर सकते हैं जो कि मैंने किया है। तो जननी तेरे सभी जात हम, जननी तेरी जय हो। तो इस तरह से आप जो है इस वाले पैसेज का आंसर यहाँ पे देखेंगे। और आपको मैंने जैसे बताया है, आप प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के पेपर के अगर आंसर्स चाहते हैं कंप्लीट, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं।
व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सद रहा है, ये आपको बताना है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता से सीमाओं के बंधन टूट रहे हैं। प्रलय जैसे युद्ध जिनमें सब कुछ नष्ट हो जाता था, खत्म हो गए हैं। आम जनजीवन का आनंद ले रहे हैं और लोगों के दिल से हिंसा खत्म हो गई। इसके बाद में दूसरा है, उपयुक्त पद्यांश का सारांश जो है आपको बताना है। तो ये पद जो है इसका आपको सारांश क्या निकलेगा वो बताना है। तो यहाँ पे लिखा है, हे जननी तेरी सदा ही जय हो। तेरे निष्कंठ राज में सब भय मुक्त हो गए हैं। लोग हिंसा से मुक्त होकर विनाशकारी युद्धों को पीछे छोड़ चुके हैं। सीमाओं के बंधन तोड़कर अपने जीवन का आनंद लेने लगे हैं। आम जन की ये स्वतंत्रता ही सबके हित के लिए है। उसके बाद में आपका उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक तो हो जाएगा, भारत जननी तेरी जय हो विजय हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। लेखिका जो मन्नू भंडारी हैं, उनके साहसिक व्यक्तित्व पर अनुच्छेद लिखना है, या फिर दो मित्रों के बीच में मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद करना है। संवाद में जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं मेरी प्रिय कहानी पे, वो लिखना होता है। तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर आप ये ऊपर वाला व्यक्तित्व बता सकते हैं। तो मन्नू भंडारी वाले हमने किया है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व बेहद निश्चल और स्नेहमय था। उनके भीतर गार्बे के साथ एक विशाल शीतलता थी। उनसे मिलने वाले हर किसी को ये तुरंत महसूस हो जाता था। और दूसरा जो है हम लिख सकते हैं, जीवन जीने का उनका सलीका भी बड़ा आधुनिक था, जिसमें ठहराव था। उनके लेखन और उनके जीवन में हमें अधिक अंतर नहीं दिखाई पड़ता। तीसरा है, मन्नू जी बाल मन किशोर मन को सटीक और प्रभावी ढंग से पकड़ती थीं, यानी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अनुभव था। उसके बाद में उनका गांभीर्य अक्सर उनकी रचनाओं में संरचनात्मक ढंग से परिलक्षित होता था। उसके बाद में आपका पांचवा लिख सकते हैं, स्त्री मन का द्वंद्व बहुत प्रभाव के साथ अभिव्यक्त करती थी। उनकी कहानियाँ कभी भी पुरानी नहीं पड़ सकती, क्योंकि मनुष्य के जो मनोभाव और भावात्मक जुड़ाव हैं, उन्हें मन्नू भंडारी बहुत गहरे से पकड़ती थी। यानी कि हमने जो अभी आज सोचते हैं, किसी का गम बांटते हैं, किसी का खुशी देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने उपन्यासों में बताई हैं। 20 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पद्यांश है, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। या तो आप ये वाला करो, उदो वाला, या फिर अथवा में जो बादल गरजो वाला है, इसको आप कर सकते हैं। तो इसको कर हमने इसको कर दिया है नीचे वाले को, अथवा वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रसंग लिखा गया है यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह से लिया गया है। इसके रचयिता जो है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इस कविता में कवि ने बादल के माध्यम से पीड़ित मानव में उत्साह भरने का कार्य किया है। और संदर्भ सहित भावार्थ की बात करें तो इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है, और कवि का कहना है कि बादल की रचना में एक नवीनता है, और काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप है। ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें, और बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। और इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे नई कविता की संचार कर दें और रचना से सबको भर दें। यानी कि यहाँ पे उत्साह फैलाने की कोशिश की गई है तो युवाओं में। और इसके बाद में 21 नंबर है आपका, इसमें संदर्भ सहित प्रसंग लिखना है आपको गद्यांश है। तो यहाँ पे दो है गद्यांश, एक मूर्ति संगमरमर वाली, यानी कि आपका जो चश्मे वाला का चैप्टर है वो, और एक ये फादर फुलके वाली। तो फादर को जो है ये वाला, तो यहाँ पर आप इसमें दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो मैंने ये मूर्ति वाला किया है। तो इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के नेताजी का चश्मा से उद्धत हैं। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और संदर्भ सहित भावार्थ देखें तो नेताजी का चश्मा नाम के पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का संदेश दिया है। मूर्ति तो थी जो सिर्फ 2 फुट की ऊंची, लेकिन नेताजी, अब इसमें हमने इसका पाठ का जो अभी पंक्तियां हैं उसको थोड़ा सा उजागर किया कि क्या है इस पाठ की पंक्तियां। तो यहाँ पर लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे।
उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोश भर देने वाले नारे जो याद आने लगे। हवलदार साहब ने जब पहली बार उस प्रतिमा को देखा तो वो रोमांचित हो गए, इतना कि वो मतलब उन्होंने बोला कि इतना अच्छा उपाय किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना, इसको सही कर ले। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम हो गई है, यानी कि आपकी जो रिजल्ट है वो गुम हो गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिख करके जो आपका रिजल्ट है कि द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है, अथवा में है अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है तो पिताजी को लिखा है, तो सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आपका अगर एड्रेस इसमें नहीं दिया है तो आप कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, दिनांक आपकी मर्जी आज का डाल लें। उसके बाद में आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श मैं यहाँ सकुशल, आशा है कि आप भी पूरी तरह कुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट आ रही है, मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है। विश्वास है विगत वर्षों की तरह प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में सफल रहूंगा। पूज्य पिताजी व माताजी को चरण स्पर्श व छोटों को प्यार। आज्ञाकारी पुत्र जो आप लिख दोगे और जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपका ये है, मेरा देश भारत, पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, जल ही जीवन है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व और दहेज प्रथा समस्या और समाधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो मैंने ये लिख दिया है। और आप अपने क्वेश्चन पेपर्स इस नंबर पे भेज सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा और या फिर आपके प्री बोर्ड परीक्षा के या फिर वार्षिक परीक्षा के जो 2021-22 से संबंधित हो। उसके अलावा आप इस नंबर पे कोई मैसेज ना करें, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने लिखा है मैंने आपको बता दिया, दहेज प्रथा के ऊपर पूरा का पूरा लिखा है, तो आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करें और आराम से पढ़ लें, और मैं पीडीएफ का पासवर्ड जब बताऊंगा तो उसको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरा पैसेज है, तो आप इसमें पहले में आप जो है दहेज प्रथा समस्या और समाधान के ऊपर जो हमने लिखा है तो इसमें भूमिका लिख देंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपकी होती है भूमिका, ठीक है, भूमिका लिखोगे। उसके बाद में आप कैसे इसको पुष्ट करना चाहते हो उसके बारे में आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आप इसका अर्थ वगैरह बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। उसके बाद में विकृत रूप है ये, मतलब कितना प्रभावी है वो चीज़ बता देंगे। उसके बाद में लोभी वृत्ति भी इसमें मतलब झलकता है, मानव की क्या प्रवृत्ति है वो भी झलकती है। उसके बाद में मुख्य कारण भी हैं, वो भी चीज़ आप मेंशन करोगे। समस्या का समाधान कैसे हो सकता है ये भी आप इसमें बताएंगे। उसके लिए और कोई स्टेप्स उठाना है तो मेन स्टेप अगर कोई है तो उसको लिख दोगे, जैसे युवा आगे आए। उसके बाद में नारी की आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। उसके बाद में आपका लास्ट में उपसंहार इस तरह से आ जाएगा। तो अगर इसमें से एक दो पॉइंट आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन आपने देखा ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और इस वीडियो को अंत तक आपने देख लिया। इस पीडीएफ का मैंने पासवर्ड भी नहीं बताया आपको, पासवर्ड नोट कर लीजिए, पासवर्ड हो जाएगा 22563, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो हो जाएगा 22563, है ना। तो ये पासवर्ड है आपका 22563, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।